अगर आप बुक पे देखें, सो बुक पे लिखा हुआ है व्हाट डिटेल्स में कि नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि यहाँ पे आज कुछ बंदे नए हैं। क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे हार्ट रेट चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल व्हेन एवर आई थॉट दैट माई हार्ट रेट इज चेंजिंग, मतलब वो बढ़ भी रहा है या कम हो रहा है, उसको क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट ये होता है कि जब मेरा हार्ट रेट इंक्रीज करता है, फॉर एग्जांपल मेरा एवरेज है, आप कह लें एवरेज रेट होता है 70, अगर उससे ज्यादा बढ़ता है तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, उससे कम होता है तो उसको नेगेटिव कहते हैं। ठीक है। ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट? व्हेन एवर आई हैव ए चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इन माई हार्ट, अगर मेरे हार्ट में जो इम्पल्सिस जनरेट होती हैं उसकी कंडक्शन अगर स्लो होती है या फास्ट होती है, मतलब चेंजेस आती हैं अगर वेलोसिटी में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। मतलब एक क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट हो गया सी से और एक ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट हो गया डी से। अब पॉजिटिव कब होगा ड्रोमोट्रॉपिक? जब वेलोसिटी बढ़ेगी। और नेगेटिव कब होगा? जब वेलोसिटी कम होगी। ठीक है। तो ये सिंपल चेंजेस हैं। अच्छा, आगे क्या है? आगे क्या कहता है? अब इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। कहता है डिक्रीजेस हार्ट रेट बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ फोर्थ डीपोलराइजेशन। कहता है कि आपका जो नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है, मतलब कि आपका जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज कैसे होता है? लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपका जो क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है कैसे मतलब चेंजेस कैसे होता है जब आपका एस ए नोड उसको ऑर्डर देता है। मतलब मतलब आपका क्रोनोट्रॉपिक कंट्रोल करने वाला कौन है? आपका एस ए नोड। ठीक है। अब एस ए नोड में वो क्या कह रहा है कि कहता है कि जब हमारी फेज 4 डीपोलराइजेशन, हमने, मैं थोड़ा सा बुक को पीछे लेके जाऊं तो हमने जब इनका पढ़ा था, ये देखें, जब हमने एस ए नोड और ए वी नोड के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ी थी, तो हमने आपको, मैंने आपको बताया था कि ये देखें, अगर आपको यहाँ पे एक सेकेंड, अगर आपको यहाँ पे ये वाली फेज 4 नजर आ रही हो, फेज 4 में हमने पढ़ा था कि एक बड़ी आई एफ मतलब फनी करंट होती है सोडियम की, वो जब आती है जिसकी वजह से हमारी नेक्स्ट फेज डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। मतलब हमारे फनी करंट होने का बहुत ही फायदा है हमें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, उसने उस लाइन में क्या लिखा हुआ है, वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस फेज को, ये जो फनी करंट है, ये जो फेज 4 ऑफ डीपोलराइजेशन है, ये वाली कहता है अगर हम इसको फास्ट कर देंगे एक चीज, तो हमारे पास, अब आप मुझे खुद बताएं, सपोज आपकी ये इतनी लंबी लेंथ है यहाँ से लेके, ये जो ये वाली फेज 4 है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है, सपोज मैं इसको आधा कर देता हूँ, सपोज मैं इसको कम कर देता हूँ, सपोज इसके मतलब इसका टाइम ड्यूरेशन में अगर कर देता हूँ सपोज, तो आपको क्या लगता है कि हार्ट रेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डेफिनेटली हार्ट रेट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि कम टाइम में जितनी ज्यादा हार्ट बीट्स होंगी, आप ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हार्ट बीट कर रहा है, मैं सिर्फ एक जनरल डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक हार्ट बीट ये है ऐसे। ठीक है। ये है स्पीड फास्ट वाली। फॉर एग्जांपल अगर इसकी लेंथ में आधी कर देता हूँ या टाइम कम कर देता हूँ, सपोज सपोज ये हमजा अहमद, ये क्या हो गया? हमजा शहबाज को सपोर्ट कर रहे हो? चलें, सही है, सही है। अच्छा, ये देखो, इस चीज़ की आपको शायद समझ ना आ रही हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये फेज 4 होती है, दिस इज योर फेज 4, उसके बाद ये फेज 4 होती है, उसके बाद डीपोलराइजेशन ऐसे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। सपोज मैं इसका टाइम कम कर देता हूँ और फॉर एग्जांपल ये जितना भी टाइम ये ले रही थी, सपोज ये वाली बहुत ही, अब आप मुझे खुद बताएं, सपोज ये दो दो सेकंड में पहले हो रही थी, अभी आप सपोज करें 1 सेकंड में ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेती है पूरा। आप मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल 60 सेकंड में पहले अगर हार्ट बीट सपोज सपोज 70 थी, तो क्या इसके अगर मैं क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट चेंज कर देता हूँ और इस ये वाला जो आप कह लें, 1 सेकंड में इसको रेस करता हूँ ताकि आपको नज़र भी तो आए, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इसको इस आप कह लें इसकी लेंथ को फटाफट कवर करता हूँ, मतलब टाइम कम लगेगा, तो आपको क्या नहीं लगता कि हार्ट रेट आपका मजीद बढ़ जाएगा? कैसे? हार्ट रेट होता क्या है? द नंबर ऑफ बीट्स इन अ मिनट इज कॉल्ड, आपका हार्ट मतलब वो आपका हार्ट रेट होता है कि मतलब 1 मिनट में आपका हार्ट जितनी दफ़ा धड़कता है। ये चीज़ क्लियर हो गई
कि मतलब आपका हार्ट अगर 1 मिनट में 80 दफ़ा धड़केगा तो आपका हार्ट रेट है, या हार्ट बीट कहते हैं उसे। इसी सेंस में मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर ये वाली फेज जितनी जल्दी टाइम ट्रेवल करेगी, मतलब अगर 2 सेकंड में नॉर्मली अगर कर रही है, सपोज सपोज 2 सेकंड में कर रही है, अगर इसका ड्यूरेशन कम हो जाए, मतलब ये कम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर ले फटाफट से, तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। जब हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपली आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज कर रहा है। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, इसकी हमें समझ आ गई। अब दोबारा पॉइंट पे चलते हैं, आगे वो क्या कहता है। डिक्रीजेस ये हाँ, डिक्रीजिंग द हार्ट रेट ऑफ फोर डिक्रीजिंग, ये चेक करें, कहता है कि डिक्रीजेस हार्ट रेट बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ फोर डिपोलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? कहता है कि आपका हार्ट रेट तब डिक्रीज कर जाएगा जब हम फोर्थ फेज ऑफ डिपोलाइजेशन को स्लो कर देंगे। ठीक है, आप खुद मुझे बताएं कि अगर टाइम मतलब आप मुझे बताएं, एक 60 सेकंड्स में 70 बीट्स एक तरफ, ठीक है, और 60 सेकंड में 50 बीट्स एक तरफ, आपको क्या लगता है कि किसका हार्ट रेट ज्यादा है? डेफिनेटली 70 वाले का। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्थ फेज ऑफ डिपोलराइजेशन है ये फटाफट ट्रेवल करेगी। जितनी जल्दी ट्रेवल करेगी, अगली हार्ट रेट हमारा जल्दी स्टार्ट होगा, जल्दी स्टार्ट होगा तो हम कहेंगे हमारा हार्ट रेट इंक्रीज कर गया। दैट्स ऑल। आगे क्या कहता है? कहता है फ्यूअर एक्शन पोटेंशियल्स अकर पर यूनिट टाइम बिकॉज द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज रीच्ड मोर स्लोली एंड लेस फ्रीक्वेंटली। मैंने आपको यही बताया, इसका क्या मतलब है? मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर ये मुझे पेजेस दे दें, एक सेकंड बस। इसकी इस लाइन का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएं कि अगर एक चीज़ है, सपोज ये आपके पास, मैं एक डायग्राम से आपको बताता हूँ। अब ये देखें, सपोज इस लाइन में उसने कहा है कि अगर कुछ आपके पास एक्शन पोटेंशियल स्लोली स्लोली आए, सपोज ये आपके पास, मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा एक्शन पोटेंशियल की, ऐसे बस ऐसे, ठीक है, इससे हमें पूरी पूरी स्ट्रक्चर समझ आ जानी चाहिए। आप मुझे बताएं कि अगर ये हैं स्लोली स्लोली वाले, कि एक्शन पोटेंशियल स्लोली स्लोली हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी फेज 4 ऑफ डिपोलराइजेशन स्लो है। ओके, अगर फेज 4 ऑफ डिपोलराइजेशन फास्ट हो जाए, मतलब मेरे पास जो फनी करंट थी सोडियम की वो बहुत जल्दी जल्दी आए, ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल एक फौरन खत्म हो और जल्दी से अगला एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब है कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्शन, मतलब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगी। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगी तो हर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है एक हार्ट रेट। तो आपको क्या लगता है कि हार्ट रेट बढ़ने से, फॉर एग्जांपल डीपोलराइजेशन का अगर टाइम कम होता है, ठीक है, बुक पे जो लिखा हुआ है इसको मैं रीड कर देता हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर हार्ट रेट का मैं टाइम कम कर देता हूँ, मतलब उसका डीपोलराइजेशन फेज 4 का टाइम कम कर देता हूँ, और जितने टाइम पे वो एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन कर रही थी, सपोज उतने ही टाइम में 2 दफ़ा वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, नॉर्मली आपके 60 सेकंड में वो 70 दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन करती है, ठीक है, सपोज सपोज अभी 60 ही सेकंड में 140 दफा कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने डिपोलाइजेशन की फेज का टाइम कम कर दिया है, ठीक है, मतलब उसे ताकतवर बना दिया है। अब एक बंदा फॉर एग्जांपल, अब एक ताकतवर बंदा है, उसके हाथ में थोड़ा दो तो वो ज्यादा स्पीड से ईंटें तोड़ेगा कि स्लो स्पीड से तोड़ेगा? जाहिर है ज्यादा स्पीड से। तो जितनी टाइम में एक स्लो बंदा फॉर एग्जांपल 10 ईंटें तोड़ता है, एक जो ताकतवर बंदा है वो उतनी ही टाइम में 20 ईंटें तोड़ेगा। तो ये मिसाल है इसकी। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि सपोज मैंने डी फोर्थ फेज ऑफ डीपोलराइजेशन जो है, फोर्थ फेज ऑफ डीपोलराइजेशन वो कौन सी थी? ये वाली, ये, दिस इज द फोर्थ फेज ऑफ डीपोलराइजेशन। अगर इसको मैंने सपोज 2 सेकंड में पहले टाइम कवर करती थी, सपोज अब ये इतना ही टाइम 1 सेकंड में कवर कर रही है, 1 सेकंड में सपोज, आपको क्या लगता है कि हार्ट रेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? व्हाट डू यू थिंक? इंक्रीज इंक्रीज हो। इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और आपको सपोज अगर ये इतना ही टाइम 2 सेकंड की बजाय 4 सेकंड में कवर करी है, तो आपको अब क्या लगता है कि हार्ट रेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज डिक्रीज। हो। डिक्रीज होगा। तो वो यही कहना चाह रहा है, ठीक है। और उसने उसकी वजह क्या बताई है, बुक पे देखें कि वो कहता है कि डिक्रीज IF। क्यों? क्योंकि आपकी जो IF होती है, जो मैंने आपको बताया था फनी करंट है, वो किस आयंस की वजह से? वो सोडियम आयंस की वजह से। सोडियम आयन की वजह से, स्लो होने की वजह से फनी करंट कम हो जाती है।
फनी करंट कम हो जाए तो आपकी डीपोलराइजेशन फेज भी स्लो हो जाती है। अगर वो स्लो हो जाए, टाइम ज्यादा ले रही है, आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा। सिंपल है, ये चीज समझ आ गई। जी जी। चलें आगे, नेगेटिव। ये होगी हमारी नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक की, तो पॉजिटिव का इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं कि जो जो नेगेटिव में हो रहा है उसका टोटल ऑपोजिट जो उल्टा है वो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक में होगा। ऐसे ही है, समझ आ गई ये चीज। जी जी। ठीक है, अब ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट ये होता है कि कंडक्शन वेलोसिटी और उसको कंट्रोल करने वाली कौन सी चीज है, आपका एवी, आपका जो एवी आप कह लें नोड है। ठीक है, तो अगर आप एवी नोड की कंडक्शन वेलोसिटी फास्ट करेंगे तो हमारा पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट होगा। अगर उसकी कंडक्शन वेलोसिटी स्लो कर देंगे तो वो नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। अब ये देख लेते हैं कि एवी नोड में कौन सा मैकेनिज्म है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हमने जैसे पढ़ा ना कि ऐसे नोड को कौन कंट्रोल कर रहा है, सोडियम आयंस। ठीक है, डिपोलराइजेशन फेज 4। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट जो कि कंट्रोल होता है आपके एवी नोड से, उसको कौन से चैनल्स या कौन सी आयंस कंट्रोल कर रही हैं, उसने बड़ा एक सादा सा लिखा हुआ है, द मैकेनिज्म ऑफ नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। लेकिन उसे छोड़ें, नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ें, कंट्रोल कौन कर रहा है, कैल्शियम आयंस, कैल्शियम की करंट। ठीक है, ये चीज क्लियर है। कैसे कि जब आपकी कैल्शियम आयंस हैं और दूसरी तरफ उन्होंने एक और चीज लिखी है, उन्होंने लिखा हुआ शाम भाई है, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। अभी क्लियर है। आवाज क्लियर आ रही है पर थोड़ा पता नहीं माइक का इशू आ रहा है शायद। अच्छा, मे बी लाइक अभी, क्योंकि मैंने पंखा फैन तो नहीं ऑन चल किया रहा? हो। हाँ जी जी जी, पंखा चल। अभी ये आवाज पंखे कैसी। की सही है, पहले भी सही थी, पंखा चला ले गर्मी। नहीं सही है यार, चलें कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा अब देखें, अब आवाज पंखा सही है। चला ले उसामा भाई। ठीक है, इतनी नहीं आ रही थी, मैं समझा बाद में रिकॉर्डिंग में इशू आया। नहीं नहीं नहीं, ठीक है कोई नहीं, क्योंकि वैसे भी फ्लैट हमारा इतना गर्म नहीं है। क्योंकि होता है ना कि कुछ फ्लैट्स होते हैं, हमारा फ्लैट ठंडा है, वो तो वैसे ही चलाया हुआ था। चलिए छोड़ें, खैर। अब देखें, फॉर एग्जांपल द मैकेनिज्म, आप इधर गौर करें तो ये दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं आपके ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट को। ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट होता क्या है कि जब आपका, फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, दिस इज योर हार्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपका एवी नोड होता है। ठीक है, जितनी स्पीड से आपकी यहाँ पे कंडक्शन वेलोसिटी होगी, अगर फास्ट होगी तो उसको पॉजिटिव कहेंगे, अगर स्लो होगी तो उसको नेगेटिव कहेंगे। ओके, अब इसको एवी नोड में कौन से आयंस कंट्रोल करते हैं, तो दो तरह के आयंस कंट्रोल करते हैं, एक कैल्शियम आयंस हैं और दूसरे पोटाशियम। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास, आपको मैं अगर एक चीज़ बताऊं, सपोज ये आपका हम कौन सा नोड पढ़े, एवी नोड। एवी नोड में आपका एक्शन पोटेंशियल कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है, अगर आपको याद हो। ऐसे ही था ना, तो आपको पता है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये कैल्शियम कंट्रोल करता है, और आपकी जो ये डिपोलराइजेशन है, दिस इज डिपोलराइजेशन, दिस इज रिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन कैल्शियम आयंस कंट्रोल करते हैं, और रिपोलराइजेशन आपके पोटेशियम आयंस कंट्रोल करते हैं। आप मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल ये आपकी जो डिपोलराइजेशन है, जितनी स्पीड से मैं करूंगा, ठीक है, सपोज स्पीड से कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। और आपकी जो डीपोलराइजेशन है, जितनी मैं स्पीड से करूंगा, मतलब अब अगर मैं स्पीड इंक्रीज करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके ये जो रिपोलराइजेशन है या डीपोलराइजेशन है, सपोज आपके 2 सेकंड में 2 दफा हो रही थी, लेकिन सपोज अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ, 2 सेकंड में 4 दफा होती है, तो व्हाट डू यू थिंक, हार्ट रेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ओ सॉरी, ड्रोमो दिस इज ए पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट के नेगेटिव है। पॉजिटिव हो पॉजिटिव। जाएगी। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव हो गया ना, कि उतने हमने कैलकुलेट करना होता है कि एक उतने ही वक्त में स्पीड कितनी है। अगर उतने ही वक्त में स्पीड बढ़ चुकी है, डेफिनेटली दिस इज पॉजिटिव। उतने ही वक्त में कम हो चुकी है, दिस इज डेफिनेटली नेगेटिव। और ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट कंट्रोल कौन कर रहा है, दो तरह के आयंस हैं, एक कैल्शियम है और दूसरा पोटाशियम है। क्यों, क्योंकि हमारे सामने क्लियर है स्ट्रक्चर से कि अगर कैल्शियम आयंस जल्दी अपना काम करेंगे तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जल्दी होगा। ठीक है, इसका मतलब स्पीड जल्दी, स्पीड फास्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज।
आप आपको इस चीज से एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट अगर फास्ट होगा तो क्या इससे आपका क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा क्या? क्या लगता है? जी हो रहा है क्योंकि इम्पल्सेस ज्यादा बिल्कुल आ रहे हैं चेंज तो। होगा। ठीक है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपका ऐसे नोड भी ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है आपकी, वहां पे ऐसे नोड का लिंक होना जरूरी है कि अगर आपका ऐसे नोड भी इसी स्पीड से काम कर रहा है, सपोज यहाँ पे आप खुद देखें कि अगर ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करेगा तो एवी नोड में पहुंचेंगी ना। ठीक है, ऐसे नोड आपकी इम्पल्स जनरेट करेगा तो वो फौरन एट्रिया, और एट्रिया के बाद एवी नोड में जाती हैं। आपके लिए एक कहीं ना कहीं एक कंडीशन ये भी बन जाती है कि अगर आपको पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट चाहिए तो आपके पास कहीं ना कहीं पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट भी होना चाहिए, लेकिन हर कंडीशन में नहीं। कैसे? इसके लिए आपको मैं कुछ ड्रग्स की एग्जांपल देता हूँ। कुछ ड्रग्स आपके ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली जाके आपके एवी नोड पे ही अटैक करते हैं और एवी नोड को स्लो कर देते हैं। स्पेशल ड्रग्स होते हैं आपके। ठीक है, और अगर एवी नोड स्लो होगा तो आपको क्या लगता है कि कौन से इफेक्ट चेंज होगा? कौन से मतलब कौन सा इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है अगर एवी नोड स्लो हो जाता है? नेगेटिव। नेगेटिव। और नेगेटिव कौन सा वाला? क्रोनो के ड्रोमो ड्रोमो? ड्रोमो ड्रोमो। क्रोम। ड्रोमोट्रॉपिक क्यों? ड्रोमो ड्रोमो, और इसकी रीजन है एक, एवी नोड की मैंने बात की है। आपको पता है कि आपका एवी नोड कौन सी चीज कंट्रोल करता है? ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट को। ठीक है, और आपके कुछ ड्रग्स होते हैं जो स्पेशली जाके एवी नोड पे ही सिर्फ अटैक करते हैं। ठीक है, अगर एवी नोड इफेक्ट हुआ इसका मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज हुई, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर स्लो हुआ तो नेगेटिव, अगर फास्ट हुआ तो पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं ये पॉइंट हाईलाइट कर रहा था कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपका पॉजिटिव मतलब आपका जो ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट है वो क्रोनो के साथ लिंक है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपका क्रोनो ड्रोमो डिफरेंस होते हैं। ठीक है, मतलब उनका लिंक नहीं रहता। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे एक ड्रग की मिसाल दी कि वो जब एवी नोड पे अटैक करेगा उसको स्लो कर देगा। ठीक है, जब उसको स्लो करेगा तो आपके पास हार्ट रेट, ठीक है, मतलब इम्पल्सिस तो उतनी ही आ रही थी, लेकिन इनिशियल ये बहुत डेप्थ वाला है, ये आपको इन चीज़ों की अभी समझ नहीं लगेगी, बस आपने जितना आपको बता दिया आप उतना एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि इसमें बहुत वास्ट ऑफ ड्रग्स हैं लाइक जिनको आपने एड अप करना होता है, और फिर उन चीज़ों आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग। अच्छा, अब आगे देखें आगे क्या लिखा हुआ है इस चीज़ इस अच्छा इस चीज़ में किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी बंदे का कोई क्वेश्चन इस चीज़ में? क्वेश्चन यही बन रहा है कि यानी कि इनका लिंक होना तो लाजमी है क्रोनो और जी 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 दूसरा ड्रोमोट्रॉपी का। जी क्योंकि जी अगर जी अच्छा। जी क्रोमो ज्यादा जी। इम्पल्स क्रिएट करेगा जब तक हाँ ड्रोमो हाँ यानी कि वो भी उसको रास्ता नहीं देगा तो इम्पल्सेस किस तरह लेकर ज्यादा जाएगा। हाँ हाँ। यार अब आप इसमें ना दरअसल हमें काफ़ी चीज़ें कंट्रीब्यूट करनी पड़ती हैं, काफ़ी ज़्यादा ना ड्रग्स, मैंने जब आपको कहा ना कि कहीं कुछ कुछ कंडीशंस में लिंक हैं और कुछ कंडीशंस में लिंक नहीं होते ना। ठीक है, जी जी। और वो ना आप कह लें कि आपकी बीमारी, अब चलिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, एक बड़ा मज़े इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है तो एक मिसाल बनती है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है। ठीक है, सपोज करें दिस इज योर हार्ट। ठीक है, सपोज मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि आपका ये ऐसे नोड है, दिस इज एवी नोड, दीज आर राइट लेफ्ट बडल ब्रांचेस हैं। सपोज आपका ऐसे नोड काम करना छोड़ दिया, तो मैंने आपको क्या कहा था कौन सा नोड काम करेगा? एवी। एवी नोड काम करेगा, और इम्पल्सिस भी जनरेट कौन करना शुरू कर देता है? एवी एवी। नोड। ठीक है, अगर एवी नोड यहाँ पे इम्पल्सिस जनरेट करेगा तो क्या यहाँ पे इसका क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है कि ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट है? ड्रोमो ही हो जाएगा। ठीक है, लिंक टू। जी जी। मुझे दोबारा बताएं कि अगर ये इम्पल्सिस जनरेट करेगा, जनरेटर बन जाएगा यहाँ पे, क्रोनोट्रॉपिक। क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपके पास, और ये कौन सी डिजीज है? वेन एवर यू हैव लाइक आप कह लें कि आपके ये जो ऐसे नोड होता है ये काम करना बंद करे। फॉर एग्जांपल कैसे? जब आप आपकी जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है ना, जब इसको सप्लाई करना बंद कर देती है, सपोज इसको सप्लाई करना बंद कर दिया, तो क्या ये काम करेगा क्या? नहीं करेगा। जब काम ही नहीं करेगा तो डेफिनेटली दूसरी पोजीशन संभालनी होती है एवी नोड ने। सपोज इसको भी सप्लाई बंद होगी तो फिर आपका ये जो सिस्टम है, परकिंजी सिस्टम है, वो पकड़ लेता है इस कंडीशन को, फिर वो इम्पल्सिस जनरेट करना शुरू कर देता है।
अब आप मुझे बताएं, अगर ये जनरेट करना शुरू कर देगा, इन दोनों का क्या काम रहा? इन दोनों का यहाँ पे कोई काम है क्रोनोट्रॉपिक या ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट में? नहीं नहीं। नहीं। नहीं है। ठीक है, तो ये बड़े मजे की चीजें हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जो आपका मेडिकल है वो बहुत वास्ट है। आप हर हर लेवल पे हर सेकंड में आपकी कंडीशंस चेंज होती हैं। तो चलें फिर आगे देखते हैं, या इस पे कोई और भी क्वेश्चन है? उसामा भाई, तो कंडक्शन वेलोसिटी कौन कंट्रोल करेगा फिर? फॉर एग्जांपल अगर एवी नोड अगर जनरेट कर रहा है तो कंडक्शन वेलोसिटी कौन? ये देखें, अगर आपका एवी नोड, अगर आपका फॉर एग्जांपल एवी नोड जनरेट करना शुरू कर देता है ना, तो आपकी फिर आप कह लें कि कंडक्शन वेलोसिटी आपके जो अगले अगले फॉर एग्जांपल जितनी भी आप नर्वस सिस्टम आपका तब तो काम तो कर रहा है, वो ये थोड़ी है कि आपका दिमाग काम करना बंद हो गया। ठीक है, फिर सारी की सारी एक्टिविटी जो है, ये सपोज करें आपका एवी नोड जनरेट कर रहा है ना, ठीक है, आपको पीछे से ब्रेन जो है वो आप कह लें कि यहाँ पे इम्पल्सिस भेज रहा है। कैसे इम्पल्सिस भेज रहा है? कि जब आपका सपोज उसे लगेगा ना, आपकी आर्टरीज और वेन्स में कुछ स्पेशल किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, आपने सिर्फ नाम याद रख लेना, सिर्फ नाम याद रखना है, बैरो रिसेप्टर कहते हैं उसको। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? बैरो रिसेप्टर्स। तो बैरो रिसेप्टर्स का क्या क्या काम होता है कि फॉर एग्जांपल जब आपका ब्लड प्रेशर आपके ब्रेन को लगेगा ना कि भाई साहब यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो आपका ब्रेन डायरेक्टली इसको कंट्रोल करेगा, एवी नोड को। ठीक है, और इसकी इम्पल्सिस को स्लो कर देगा। अगर वो इम्पल्सिस जनरेट करना स्लो कर देगा तो यहाँ और इसको कहते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। और यहाँ पे आप कह लें कि स्पीड, ठीक है, स्पीड और आप कह लें कि लाइक दोनों चीजें यहाँ पे ही कंट्रोल हो रही हैं। कैसे? कि फॉर एग्जांपल अगर क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट इंक्रीज होगा ना यहाँ पे, तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले तो हमारे पास एक एक बंदा था जो स्पेशल इसलिए इसके लिए काम करता होता था, लेकिन अब वो उस तरह काम कर ही नहीं सकता। इसको एक वक्त में दो काम स्पेसिफिकली करने पड़ेंगे। मैंने स्पेसिफिकली क्यों कहा है? क्योंकि स्पेसिफिकली का मतलब होता है कि एक बंदे के लिए सिर्फ एक काम। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे नोड खराब हो जाता है, सपोज ये काम करना बंद कर देता है, तो आपके एवी नोड को ही दोनों कंडीशन संभालनी पड़ेंगी इस टाइम। जिस तरह अगर आप कह रहे हैं कि एवी मतलब ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है, देन योर एवी नोड हैज टू कंट्रोल टू थिंग्स। ये जनरेटर भी बन जाएगा एक, और दूसरा इसके पास वो वाली कंडीशन तो होगी। ठीक है, मतलब और उस चीज को कौन कंट्रोल कर रहा होगा? आपका नर्वस सिस्टम। थ्रू किस चीज के जरिए? आपके बैरो रिसेप्टर्स के जरिए, ब्लड प्रेशर के जरिए। ठीक है, ठीक हो गया सामने। चलें इसका आगे अब देख लेते हैं आगे क्या है। आगे कहता है कि आपका सिंपैथेटिक इफेक्ट ऑन हार्ट रेट एंड कंडक्शन वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा ये जितना भी हमने जो आपको ना एक चीज मैं बस क्लियर कर दूं, आपका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है ना, जो नेगेटिव इफेक्ट है, बेशक वो क्रोनो है या ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट है, उस चीज को कंट्रोल करने वाला आपका एक स्पेशल सिस्टम है नर्वस सिस्टम का, उसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, या पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट कह लें आप। पैरासिम्पैथेटिक आप सिंपल बस इतना आपने दिमाग में रखना है कि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो आपका मेनली, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे नोड किस किस को इनर्वेट करता है? आपके ऐसे नोड को, एट्रिया को, एवी नोड को। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? बट द एक सेकंड बस, इसको मैं क्लियर आउट कर लूँ। बट द वेंट्रिकल्स डू नॉट। इससे क्या समझ आई कि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है वो कौन कौन सी चीजों को लाइक, पहले सिर्फ एक चीज देखें, बल्कि मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखें, दिस इज योर हार्ट, सपोज दिस इज योर हार्ट। अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है या पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, वो किन किन चीजों को इनर्वेट कर रहा है। सबसे पहले आपके ऐसे नोड को। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैं क्या क्या आप कह दें कि ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ जिस जिस चीज को आप कह लें कि लाइक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी दी जा रही है। आपका एट्रियम्स भी, ये भी ब्लैक से मैंने कलर कर दी। ठीक है, और उसके अलावा आपका एवी नोड भी, ये वाला नोड भी। ओके, इसका मतलब तीन चीजें ऐसी हैं, आप कह लें कि तीन चीजें ऐसी हैं जिनको हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। और आपने याद रखना है, पैरासिम्पैथेटिक एक चीज, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आपके हार्ट में जब भी काम करेगी तो आपके हार्ट रेट को भी स्लो करेगी, एक चीज। दूसरी चीज, आपकी
कंडक्शन वेलोसिटी को भी स्लो करेगी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। जब भी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा तो उसका काम, जब भी वो एक्टिव होगा, ठीक है, वैसे तो वो फॉर एग्जांपल इनएक्टिव पड़ा हुआ है या स्लो काम कर रहा है, जब भी वो एक्टिवली काम करेगा, ठीक है, या एक्टिव होगा तो उसका काम सिर्फ एक होगा, क्या? आपके हार्ट रेट को कम करना, सपोज आपके हार्ट रेट को कम करना, और दूसरा कंडक्शन वेलोसिटी को कम करना। ठीक है, जब आपका पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी होगी, पैरासिम्पथेटिक, ठीक है, जब आपकी पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी होगी। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है। अब देखिए कि मैंने जब आपको बता दिया है कि सिर्फ आपका एसए नोड, ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स कंट्रोल हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपका हार्ट रेट कहाँ से कंट्रोल होता है? एसए नोड से, ऐसे ही है। और जी दूसरी जी। चीज़, जी आपका कंडक्शन वेलोसिटी कहाँ से कंट्रोल होती है? एवी नोड से। तो आपको क्या नहीं लगता कि दोनों चीज़ें, आपका पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी मतलब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम अपना जब फंक्शन करेगा, तो इन दोनों चीज़ों को डिक्रीज़ कर सकता है। क्या आपको लगता है फिर? डेफ़िनेटली यार, उन्होंने खुद कहा हुआ है। उन्होंने कहा है कि भई ऐसे नोड को भी, ठीक है, ये ऐसे नोड को भी कवर करता है, ये आपके एट्रियम्स को भी कवर करता है और आपके वेंट्रिकल्स को भी कवर करता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे मैं आपसे ना एक बड़े मज़े का एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर करता हूँ। आपसे मैं एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर, एक चार्जर दे देना मुझे। सपोज़ आप मुझे बताएँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ करने से, ये इस चीज़ की समझ आ गई है ना कि पैरासिम्पैथेटिक से होता क्या है? पैरासिम्पैथेटिक से आपका हार्ट रेट भी डिक्रीज़ होता है, आपकी कंडक्शन वेलोसिटी भी डिक्रीज़ होती है। सपोज़ मैं आपको एंटी पैरासिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट ड्रग्स दूँ, ठीक है? तो क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ हार्ट करेंगे? रेट इंक्रीज हो जाएगा और कंडक्शन वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। फ़ास्ट हो जाएगी, ठीक है? तो इससे क्या इफ़ेक्ट आएगा? इससे इफ़ेक्ट क्या आ सकता है? इससे इफ़ेक्ट ये आ सकता है कि सपोज़ अगर मेरी मेरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, ब्लड ब्लड मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल पंप कम कर रहा है, मतलब हार्ट रेट कम है, ठीक है? वो जितनी दफ़ा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, उतनी ही कॉन्ट्रैक्शन से मतलब नंबर ऑफ टाइम्स न्यूट्रिएंट्स मेरी बॉडी में पहुँचना इंक्रीज़ हो जाएँगे, तो मेरी बॉडी को पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब मुझे न्यूट्रिएंट्स सही मिलेंगे, मुझे ऑक्सीजन सही मिलेगी, मुझे एटीपी सही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके एटीपीज़ होते हैं, वो कहाँ से बनते हैं? जब आपको ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है? क्लियर हो गया कि जब आपको ऑक्सीजन मिलेगी तो वहाँ पे आपको एटीपीज़ की प्रोडक्शन हो सकती है ना? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। एक और चीज़, अब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर, आपने न्यूरोट्रांसमीटर्स का तो पढ़ा होगा कि जब मैंने आपको बताया फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पीछे से ब्रेन जो है एक्सॉन, या आप कह लें, आपको सबको पता होगा कि जो न्यूरॉन है उसका जो एक्सॉन होता है, वो आपके जब ये एसए नोड है, कंसीडर दिस इज योर एसए नोड, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स हैं, सपोज, बल्कि मैं एक डायग्राम अच्छी बनाता हूँ, सपोज दिस इज एक्सॉन, ठीक है, ये इसका प्री साइनेप्टिक, आप कह लें दिस इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, सपोज, जस्ट फॉर अ डायग्राम, ठीक है, सपोज ये आपका एसए नोड है, दिस इज योर एसए नोड, और ये आपका यहाँ पे रिसेप्टर्स है, एसए नोड के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब ये चीज़ भी क्लियर होगी। पहली चीज़, अब जो एसए नोड है, इसने जब पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी के लिए काम करना है, उसके ऊपर कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स कहा जाता है, मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स। स्पेलिंग लिखे हुए हैं बुक पे, जो मैंने सामने पेज खोला हुआ है, कि जब आपके ब्रेन ने एक एक्सॉन भेजा खास तौर पे, ठीक है, पैरासिम्पथेटिक आप कह लें कि आपके न्यूरॉन्स हैं जो, उन्होंने कुछ स्पेशल किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रिलीज करने हैं, जिसने एक्ट करना होगा आपके रिसेप्टर्स पे, वो वाले रिसेप्टर्स पे जो आपके ऐसे नोड पे मौजूद है, ठीक है। वो उन न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या नाम है? उनको एसिटाइल कोलिन कहते हैं, आपने पहले ये नाम सुना होगा, एसिटाइल कोलिन, जी। ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि जब आपके ब्रेन ने एक अंदाज़ा लगाया कि आपको आपका हार्ट रेट और कंडक्शन वेलोसिटी स्लो करने, हार्ट रेट कम और कंडक्शन वेलोसिटी स्लो करने की ज़रूरत है, तो वो स्पेशल किस्म के मतलब पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स के ज़रिए
एक खास किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करवाता है जिसको एसिटाइलकोलिन कहा जाता है। और जब ये ऐसे नोड पे एक्ट होंगे तो वो एक खास किस्म के रिसेप्टर्स के जरिए एक्ट होते हैं जिनको मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स कहा जाता है, और ये ऐसे नोड पे मौजूद होते हैं। जब आपका एसिटाइलकोलिन मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा तो ऐसे नोड की एक्टिविटी को चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? कि उसके ऐसे नोड पे जब एक्ट करेगा तो इसके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। जब एवी नोड पे एक्ट करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी 3 जगह पे मौजूद है यहाँ पे, ऐसे नोड, आपके एवी नोड और आपके एट्रियम के ऊपर। ठीक है? तो जब आपके ऐसे नोड के ऊपर एक्ट करेगा तो आपके हार्ट रेट को स्लो कर देगा। ठीक है? आपके एवी नोड पे एक्ट करेगा तो वहाँ पे भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं, मस्कुरिनिक रिसेप्टर। यहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा एक्ट करेगा? एसिटाइलकोलिन। ठीक है? एसिटाइलकोलिन जब एक्ट करेगा तो आपके एवी नोड की कंडक्शन वेलोसिटी स्लो कर देगा। जब कंडक्शन वेलोसिटी स्लो होगी तो इसे नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। जब आपके ऐसे नोड की एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी तो इसको सॉरी स्लो हो जाएगी। जब स्लो हो जाएगी, जब ये एक्ट करेगा, ठीक है? तो जब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्ट किया न्यूरोट्रांसमीटर इसके ऊपर, मस्कुरिनिक रिसेप्टर के ऊपर, और ये फिर ऐसे नोड के ऊपर कौन सा एक्शन लाएगा? हार्ट रेट को फास्ट करेगा कि स्लो करेगा? वो करेगा नेगेटिव। स्लो कर देगा। जब स्लो कर देगा तो डेफ़िनेटली इसको नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट कहते हैं। जब इधर स्लो करेगा तो डेफ़िनेटली इसको आप कह लें नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफ़ेक्ट कहते हैं। एक और जगह थी जहाँ पे हमने पढ़ा था कि आपके पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी मौजूद होती है, वो आपके एट्रियम्स होते हैं, ठीक है? वो आपके एट्रियम पे भी एक्ट करेगा। जब वो आपके एट्रियम पे एक्ट करेगा तो आपके एट्रियम की जो आप कह लें कॉन्ट्रैक्शन, वो उसको फास्ट कर देगा कि स्लो कर देगा? उसको भी स्लो कर देगा, ठीक है? तो ये हम 3 तरह के इफ़ेक्ट पढ़ रहे हैं कि जब आपका, मैं रिपीट एक बार फ़ौरन रिपीट करके आगे चलते हैं। जब आपका नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट होता है तो वो कैसे होता है? आपके पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट में वो आपके ऐसे नोड पे एक्ट करती है, ऐसे नोड की एक्टिविटी को स्लो कर दिया जाता है, तो हार्ट रेट स्लो हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है? इसको नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट कहते हैं। और नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफ़ेक्ट कौन-सा होता है? जब आपकी यही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्पीड अप होता है आपके एवी नोड पे, तो वहाँ पे कंडक्शन वेलोसिटी को स्लो कर दिया जाता है। जब कंडक्शन वेलोसिटी स्लो होती है, तो इसको नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफ़ेक्ट कहते हैं। जब ये एट्रियम पे एक्ट करता है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शंस को स्लो कर देता है, उसको स्लोइंग ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस कहा जाता है। मतलब सिंपल कि स्लो हो जाती हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस। ये चीज़ समझ आ गई है कि नहीं? जी जी आगे। आ गए। चलें, ये बाकी भी तो मौजूद हैं यहाँ पे, जैसे ताहा है, सरवर, सुहेब है, सॉरी, जी 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 आ जी गया आ हाँ भाई आ गया। गए। फजीला भी है, अली भी है। चलें आगे चलते हैं। फिर आगे पॉजिटिव के भी समझ लें तो आपको पता चल गया होगा कि पॉजिटिव भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूरॉन्स उसको एक्ट कर रहे हैं ना, बस उसका फ़र्क आ जाएगा। बुक पे पढ़ें तो आपके जो आप कह लें कि यहाँ पे एक्टिविटी कौन से नर्वस सिस्टम की होगी? सिम्पैथेटिक की। एक चीज़, सिर्फ़ कुछ डिफ़रेंस है, बाकी सारा सेम है, ठीक है? याद रख लेना आपने। सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होंगे जो आके आपके एक्ट करेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा इसमें वो नॉरएपिनेफ्रिन होगा, ये याद रखना है, ठीक है? वो आपने याद रखना है कि नॉरएपिनेफ्रिन है। लेकिन आपने एक चीज़ और भी याद रखनी है कि यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ हाइलाइट नहीं की। यहाँ पे 90, आप कह लें 90% से ज़्यादा दफ़ा नॉरएपिनेफ्रिन होता है, लेकिन बहुत कम दफ़ा आपका एपिनेफ्रिन भी होता है जो एक्टिव करता है। तो ये भी आपने याद रखना है। आप एडिशनल नोट्स में लिख सकते हैं कि एपिनेफ्रिन भी होता है, ठीक है? ये इन्होंने थोड़ा-सा कम डिटेल यहाँ पे लिखी है। इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर, और रिसेप्टर भी तो कोई ना कोई होगा। तो रिसेप्टर कौन-सा होता है? बीटा 1 रिसेप्टर, ठीक है? तो आपका बीटा 1 रिसेप्टर होता है जो आप, अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि यहाँ पे ये कौन-कौन सी ऐसी जगह हैं कि जिस पे इसने मेनली अटैक करना है। मतलब कौन-कौन सी ऐसी जगह हैं कि आपको नज़र आ रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक? लास्ट में हमने पढ़ा ना कि आपके एट्रियम, अच्छा चलें मैं आपसे नहीं पूछता, मैं खुद बता देता हूँ। सिम्पैथेटिक एक्टिविटी सॉरी, आपके सिम्पैथेटिक न्यूरॉन से होती है, और जो होती है वो मेनली आपके
अब ऐसे नोड की एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है और मेनली एवी नोड की एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है। यहाँ पे आपके लाइक ज़्यादा डिटेल में जिस तरह एट्रियम में लास्ट टाइम था, आप कह लें कि उधर नहीं चल जाया जाता स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली उसने दो चीज़ों की एक्टिविटी कंट्रोल करनी है, एक ऐसे नोड की और एक एवी नोड की। कैसे? तो अगर उसने इंक्रीज करना होगा, मैकेनिज्म सारा वैसे ही है, सिर्फ चीज़ें चेंज हुई हैं, नाम कुछ चेंज हुए हैं। वैसे ही अगर ये एक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल ये आपके ऐसे नोड पे एक्ट करता है, गौर से सुनना है आपने। तो ये जब भी आपके ऐसे नोड पे एक्ट करेगा तो उसकी एक्टिविटी को फास्ट कर देगा। अगर ऐसे नोड की एक्टिविटी फास्ट होगी, ठीक है, उसकी एक्टिविटी डेफिनेटली फास्ट होगी तो हमारे पास हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और जब ये एवी नोड पे एक्ट करेगा तो एवी नोड में जाके उसकी एक्टिविटी को भी फास्ट कर देगा। जब एवी नोड की एक्टिविटी फास्ट होगी तो हमारे पास कंडक्शन वेलोसिटी फास्ट हो जाएगी। तो हमारे पास इस तरह जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी काम करती है तो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक और पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट आता है। दैट्स ऑल, ये सिंपल चीज़ है। जब हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है तो हमारे पास नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक और नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट आता है, ठीक है। जो जो हमने पैरासिम्पैथेटिक में पढ़ा उसका सारा उल्ट कर दो तो वही सारा बन जाता है, ठीक है। कि जो चीज़ें कम हो रही थी, फॉर एग्जांपल फेज 4 डिपोलराइजेशन पिछले फेज में स्लो हो रही थी, तो यहाँ पे पॉजिटिव केस में ज़ाहिर स्पीड अप हो जाएगी। उसी तरह अगर ड्रोमोट्रॉपिक में देखो तो उधर आपका कंडक्शन वेलोसिटी पिछली पैरासिम्पैथेटिक में स्लो हो रही थी, तो यहाँ पे ये फास्ट हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसमें इसलिए इसकी मैं डिटेल नहीं पढ़ूंगा, ये ऑलमोस्ट आपको सब आ गया होगा आई थिंक। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है? जी नहीं। नहीं। कोई कोई क्वेश्चन हो, कोई इंटरेस्टिंग, कोई क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप में से कोई लाइक समझना चाह रहा हो? कुछ भी नहीं? अच्छा, यहाँ पे चले मैं एक छोटा सा एक क्लिनिकल, अगर आप चाहें, आपसे अगर चले मैं इजाज़त लेता हूँ कि क्या मैं एक छोटा सा क्लिनिकल सिनेरियो डिस्कस करूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू पेशेंट, कि कोई जी मेरे जी पास उसामा। पेशेंट हो। जी जी। सपोज मेरे पास एक पेशेंट आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या डिस्कस करूँ? सपोज मैं नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट को डिस्कस कर, नहीं पॉजिटिव को डिस्कस करते हैं। सपोज सपोज मेरे पास हार्ट ब्लॉक का एक पेशेंट आ गया, ठीक है। इंग्लिश में या उर्दू में करूँ आपके आसानी के लिए? जैसे बेहतर लगे। चले इंग्लिश सिनेरियोज होते हैं। कंसिडर आई गॉट अ पेशेंट हु इज हैविंग एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक क्या होता है? सपोज आपकी एवी कंडक्शन स्लो हो गई है। सपोज आई गॉट अ पेशेंट हैविंग द एवी ब्लॉक, ठीक है, मतलब कंडक्शन कम हो गई है। कुछ कंडीशन में टोटल बंद हो जाती है, कुछ कंडीशंस में स्लो हो जाती है, मतलब कम हो जाती है उसकी। ओके, नाउ व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स आई कैन रेकमेंड दैट पेशेंट so that the patient can get better, like you can say having a better experience, or the condition of the patient goes better। अब मुझे बताएं, अब ये चीज हो गई, अब उसी कंडीशन में आई जस्ट गेव हिम सम काइंड ऑफ ड्रग्स, like what kind of drugs I gave him? Some positive dromotropic drugs, okay, ठीक है, वो भी मैंने हाईलाइट कर दिया कि कौन कौन से ड्रग हैं। now whenever I just gave him the positive dromotropic drugs, what do you think that the patient condition goes better or no? बैट। एक ये चीज, एक ये चीज होगी कि मतलब उसकी कंडीशन सही होगी कि मतलब मजीद गड़बड़ हो जाएगी? आंसर करें। बेहतर होगी। बेटर ही हो। बेहतर बेहतर हो, होगा। बेहतर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेकंड कंडीशन में सपोज आई गेव हिम सम नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक ड्रग्स, सो मे बी द पेशेंट कंडीशन गोज मोर बेटर। ये कंडीशन क्या सही है? क्या लगता है आपको? ये नहीं। सही होगा। ओके, इसके अलावा लेट्स गिव हिम सम पॉजिटिव chronotropic drugs so that the patient's condition get more better। मे बी यस। ओके, नहीं, सो यू सेड मे बी यस, ओके। यहाँ पे चले, यहाँ पे मैं आपको आंसर हाईलाइट कर दूं कि जो सबसे पहला वाला था ना वो बेस्ट था, ठीक है। हमने एक एक चीज तो बेस्ट चूज करनी होती है, और यहाँ पे लाइक यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं, मतलब ऑप्शन जो आपने आई डोंट नो लास्ट किसने आंसर किया, बट वो आपका ना आंसर गलत था। बोला कैसे कि इस तरह मैंने आपके क्वेश्चन में हाईलाइट जब कर दिया ना कि उसे एवी ब्लॉक का मतलब मसला है,
तो जब एवी ब्लॉक का मसला है तो हार्ट रेट इंक्रीज करने से क्या उसको कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? कैसे? कि फॉर एग्जांपल आप देखें, इधर मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। सपोज ये आपका हार्ट है, ठीक है, और एक सेकंड, सपोज ये आपका हार्ट और ये एवी है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, ये कोई भी इम्पल्सेस आगे नहीं जाने देगा। तो ये ऐसे नोड जितनी मर्जी इम्पल्सेस जनरेट कर ले, क्या ये आगे जाएंगी? नहीं। नहीं है। नहीं जाएंगी। तो इसीलिए मुझे एवी नोड का कोई ना कोई काम करना है, उसको सही करना होगा इस कंडीशन में। सो द पेशेंट्स कंडीशन गॉट बेटर व्हेन एवर आई जस्ट गेव हिम द पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट और एक ही ऑप्शन होगा ये वाला। इस चीज का क्लियर हुआ? जी जी। जी हो गया। ये कैसे है? अब इंशाल्लाह पढ़ते हैं हम कार्डियक मसल की स्ट्रक्चर। वी हैव लाइक ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, सो आई थिंक काफ़ी हम इसका पढ़ लेंगे। अब देखें, आप जब नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो व्हाट्स द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? न्यूरॉन। जब हम किडनी पढ़ते हैं, सो नेफ्रॉन वी हैव, ठीक है। सो व्हेन एवर वी स्टडी अबाउट द हार्ट, तो डेफिनेटली हार्ट मसल्स होते हैं। जब हम उसकी मसल लेयर पढ़ेंगे हार्ट की, तो मायोसाइट्स होते हैं। मतलब इस तरह हमने जो भी चीज़ पढ़नी है, या स्केलेटल मसल पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है उसके कोई ना कोई सेल्स तो होंगे। इसी तरीके से जब भी हम कार्डियक मसल, या इधर हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्डियक मसल्स पढ़ रहे हैं, तो कार्डियक मसल की कोई ना कोई स्ट्रक्चरल यूनिट तो होगी। ठीक है, एक चीज कार्डियक मसल मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब हम कार्डियक मसल पढ़ रहे हैं, अब उसकी हर चीज, अब फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल पढ़ रहे हैं, ये एक चीज ये हाईलाइट करने वाली है, सपोज इन कार्डियक मसल, आपको क्या लगता है कि अगर मैं मसल को हाईलाइट करूं तो स्केलेटल मसल डिफरेंट हो सकते हैं, आपके स्मूथ मसल्स डिफरेंट हो सकते हैं? इस चीज का आइडिया तो आपको होगा कि स्केलेटल जी मसल की स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होती हैं, जी इनके जी। एक्शन पोटेंशियल्स डिफरेंट होते हैं, इनके काम मुख्तलिफ होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आप कह लें कि लोकेशन ही अलग-अलग है। कैसे? आपके स्केलेटल मसल जो हैं आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज में, मतलब आपके, आप कह लें कोई चीज उठाने में, रनिंग करने में, आपके क्योंकि अपर और लोअर लिम्ब में आपके यही स्केलेटल मसल्स मौजूद हैं। आपके आपके जो आप कह लें कि कार्डियक मसल्स ये किधर मौजूद होते हैं? आपके हार्ट में। और आपके जो स्मूथ मसल्स हैं ये किधर मौजूद होते हैं? स्मूथ मसल्स आपके, आप कह लें कि आपकी आर्टरीज जो होती हैं, वहां पे हमने एक लेयर पढ़ी थी ना, ट्यूनिका मीडिया। क्या ख्याल है? ये यस। ट्यून का। अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको एक लेयर पढ़ाई थी जिसका नाम था ट्यूनिका मीडिया। तो आपकी ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपके स्मूथ मसल्स और कहाँ पे होते हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स, आप कह लें कि आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स होते हैं, आपके डिफरेंट जितनी भी वेन्स हैं उनमें। अब इनका काम क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जब हम जाएंगे, लाइक कि इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके काम क्या क्या हैं, तब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, उसने कहा है कि मायोकार्डियल स्ट्रक्चर, अगर आप बुक पे देखें, बुक पे देखें, उसने लिखा हुआ है कि मायोकार्डियल सेल स्ट्रक्चर जो है, इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, मतलब सार्कोमियर जो है। व्हाट इज सार्कोमियर? इट्स ए कॉन्ट्रैक्टाइल सेल यूनिट ऑफ द मायोकार्डियल सेल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक मायोकार्डियल सेल लें, ठीक है, और उस सेल में जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ है, अब देखें फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा है। वो काम होता है, सपोज़ सिर्फ़ आप मुझे, मैं आपसे आपके सामने 2 चीज़ें रख देता हूँ। सपोज़ एक तरफ हार्ट रखें और एक तरफ अपना हाथ काट के रख दें, और मैं आपसे पूछता हूँ कि दोनों नॉर्मली अपना काम करें। सपोज़ दोनों अपना काम कर रहे हैं, बाहर रखे हुए भी सपोज़, तो किसका काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना? आपके हाथ का काम है कि आपके हार्ट का काम है? मतलब आपके इट्स अ फंक्शन ऑफ योर हैंड और हार्ट। हार्ट का। हार्ट का काम है, ठीक है। इसीलिए जब आप किसी भी चीज़ की सेल, मतलब सॉरी, किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो उसमें जितने भी ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, ठीक है, उनके अलग-अलग फंक्शन है। तो आप जब आप एक मायोकार्डियल सेल पढ़ते हैं, व्हेनेवर यू स्टडी अबाउट द मायोकार्डियल सेल, तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करती है। आपने कभी सुना है कि व्हाट इज़ मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, सॉरी ट्रोपोनिन, या इस तरह की कोई स्ट्रक्चर सुनी हो आपने अगर? जी जी। पढ़ी हुई हैं, क्यों? क्योंकि ये पढ़ी हुई है। कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। जी। और इन सारी चीज़ों से जितने भी एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जब मिल के कुछ बना देते हैं ना, उसको सार्कोमियर कहते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स इसको रीड करते हैं, थोड़ा सा।
ये कहता है इट्स ए कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मायोकार्डियल सेल, कि जब हम मायोकार्डियल सेल को स्टडी करें तो उसमें कोई ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, उसको सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है। इट्स सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट इन द स्केलेटल मसल, कि आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसका फंक्शन जो होता है या स्ट्रक्चर जो है इसकी सेम ही है। फॉर एग्जांपल, आप स्केलेटल मसल एक साइड पे रखें और दूसरा मायोकार्डियल मसल एक साइड पे रखें, तो इसमें सार्कोमियर की स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। एक ये चीज कहता है कि इट रन्स फ्रॉम द जी लाइन टू जी लाइन। ठीक है। मतलब इसमें ना, इसमें आपको अगर आप कहते हैं तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक है। या इसको मैं स्क्रीन शेयर पे ले लेता हूँ, इसकी जो स्ट्रक्चर्स है ना, बल्कि आप फिलहाल इसको सिर्फ लाइक रीड आउट कर लेते हैं क्योंकि अभी टाइम कम है, तो स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लग जाएगा। तो अभी इंशाल्लाह इसको रीड करके ना बहुत इजी है। तो अगर आपको मुनासिब लगेगा, अगर अगर आप चाहेंगे कि लाइक हमें स्ट्रक्चर इसकी अलग-अलग से बनानी चाहिए, तो वो बना लेंगे। मैं चाह रहा हूँ बस यहाँ पे हम थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर बनाएँ, प्रॉपर उसका मैकेनिज़्म डिस्कस करें, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और यही हमें काम देंगी। और ये कहता है कि सार्कोमेयर की मतलब कहाँ तक मौजूद होती है? कहता है ये एक ज़ी लाइन से स्टार्ट होती है और दूसरी ज़ी लाइन पे एंड हो जाती है। मतलब इसका स्टार्ट भी ज़ी लाइन पे है और इसका एंड भी ज़ी लाइन पे है। दैट सिंपल। कहता है इट इसमें होती कौन-कौन सी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं? इसमें थिक फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट होता है। कहता है आगे क्या कहता है? कहता है एज़ इन स्केलेटल मसल शॉर्ट occurs according to sliding filament model, ये हमने पढ़ा हुआ है, which state that the thin filament slides, ये जो भी लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से बना ही लेते हैं यार, फिर मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आ रहा। अब देखें फॉर एग्जांपल, आप डायग्राम पे आए, अब चेक करें, सपोज दिस इज योर, आपने एक चीज पढ़ी, दिस इज योर कार्डियक मसल सेल। ठीक है। और उसने कहा कि कार्डियक मसल सेल में एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट मौजूद होती है जिसको क्या कहते हैं आप, जिसको आप सार्कोमेयर कहते हैं। ठीक है। सार्कोमेयर की कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है, सपोज तकरीबन ऐसी होती है आपकी सार्कोमेयर की स्ट्रक्चर। अब इधर देखें, अब सपोज करें दीज आर थिन फिलामेंट्स, ये जो है टी आई से मैं थिन फिलामेंट्स हाईलाइट करूंगा और टी एच से थिक फिलामेंट्स। ठीक है। यार अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है और एक से स्ट्रक्चर बहुत बड़ी है, क्या करना चाहिए अभी बता दूं? हाँ जी बता दो बस। अभी अभी फिर कर लेते हैं इसकी। एक सेकंड, अगर मैं देखूं यहाँ पे कोई और स्ट्रक्चर भी बनाई है ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। नहीं, स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है। चले उसे छोड़ें। अब आप एक बल्कि ये अब इधर देखें, फॉर एग्जांपल ये आपके मल्टीपल हैं, मतलब ये आपका एक थिन फिलामेंट है, ये आपका एक थिक फिलामेंट है। हम इस स्ट्रक्चर को उठा के मजीद बड़ा करके इधर साइड पे देखते हैं। सपोज ये आपका एक थिन फिलामेंट हो गया, एक सेकंड इसको मैं फोकस कर लूँ, फोकस है ये। अच्छा ये देखें, सपोज दिस इज योर थिन फिलामेंट, एक थिन फिलामेंट है, और सपोज दिस इज योर वन थिक फिलामेंट। ठीक है। आपने सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखनी है गौर से। आपके यहाँ पे जो स्ट्रक्चर थी, एक साइड पे जी लाइन स्टार्ट हो रही है, दूसरी साइड पे एंड हो रही है, मतलब ये आपकी एक सार्कोमियर है। ये चीज भी क्लियर होगी। दूसरी चीज वो कहता है कि व्हाट इज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे करके एक किस्म की होती है, आप कह लें कि एक लॉक है, दिस इज योर ट्रोपोनिन। ठीक है। एक ये चीज हो गई। एक चीज होती है मायोसिन, जिसको हम थिक फिलामेंट कहते हैं। एक होता है एक्टिन। ठीक है। दिस इज योर थिन फिलामेंट। ये आपका, मैं इसको लिख देता हूँ नाम, एक्टिन, दिस इज एक्टिन, दिस इज मायोसिन। और यहाँ पे आपका एक लॉक होता है जिसको ट्रोपोनिन कहते हैं, ट्रोपोनिन।
अब होता क्या है इसमें, आपने समझना क्या है कि कहता है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में आपके एक्टिन और मायोसिन के दरमियान, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्टिन और मायोसिन के दरमियान, ये थोड़ा सा एक्टिन अलहदा है, ये थोड़ा सा अलहदा है, ठीक है। इससे आपके एक्टिन और मायोसिन के दरमियान एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। इसका नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन होता है। अब नॉर्मली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन तब हो पाएगी जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से मिलें, ठीक है। आपने याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन हमेशा तब होती है कि जब थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट आपस में मिलेंगे, तब कॉन्ट्रैक्शन होगी। लेकिन नॉर्मल हालत में इन दोनों के दरमियान कौन सी स्ट्रक्चर मौजूद है? ट्रोपोमायोसिन। मतलब एक्टिन और मायोसिन के दरमियान नॉर्मली हालात में जब रिलैक्सेशन फेज होती है तो एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। और ट्रोपोमायोसिन पीछे लिंक होती है ट्रोपोनिन से, ठीक है। सपोज पीछे से एक चाबी आई और चाबी ने क्या किया कि इस लॉक में एंटर हो गई, ट्रोपोनिन में एंटर होगी, तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये रोल बैक कर जाता है, पीछे आ जाता है, ठीक है। ये रोल करके पीछे आ जाएगा ऐसे। फॉर एग्जांपल ऐसे है ना ये ट्रोपोनिन, तो सपोज ये ट्रोपोनिन के ऊपर ऐसे रोल बैक कर जाएगा सपोज, तो आपका एक्टिन और जो मायोसिन है, अब इनके दरमियान कोई चीज मौजूद है? नहीं। नहीं नो। मौजूद। जब नहीं मौजूद हैं तो इसके मायोसिन के हेड्स एक्टिन से मिल जाते हैं, मायोसिन के हेड एक्टिन एक्टिन से मिलेंगे मिलेंगे और ये फिर कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। आपका फॉर एग्जांपल आपका सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा लाइक इन दिस वे, ऐसे आ जाएगा, करीब आ जाएगा, ठीक है। उस फेज को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और वो हमेशा तब होता है कि जब पीछे से एक चाबी आती है, वो चाबी आके ट्रोपोनिन पे एक्ट करेगी। ट्रोपोनिन किसको रोल बैक कर लेती है? ट्रोपो मायोसिन को। ट्रोपोमायोसिन रोल मायोसिन। बैक जब ऐसे रोल बैक हो जाती है, पीछे आ जाती है, तो इन एक्टिन और मायोसिन के दरमियान कोई चीज नहीं रहती। फिर जो एक्टिन सॉरी मायोसिन के हेड्स होते हैं, ये जाके एक्टिन के ऊपर एक्ट करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं और फिर आपका जो सेल है, आपका जो सेल कह लें एक ये सेल है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। तब आपकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब वो चाबी कौन सी है जो आके ट्रोपोनिन के ऊपर एक्ट करती है? उसको कैल्शियम कहते हैं, ठीक है। सो कैल्शियम ऐसी चाबी है कि जो आके ट्रोपोनिन पे एक्ट करती है, ट्रोपोनिन फिर ट्रोपोमायोसिन को रोल बैक करती है, फिर मायोसिन के, अब आप में से कोई मुझे पॉइंट्स गिना सकता है कि मैंने क्या क्या बोला? चलें साथ साथ लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। फर्स्ट थिंग, द की एक्ट ऑन द लॉक, ऐसे ही है, ये फर्स्ट पॉइंट है कि जी। की जो है वो लॉक पे एक्ट करती है। इसमें की कौन है? कैल्शियम। लॉक कैल्शियम। कौन है? आपकी प्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। अच्छा, सेकंड पॉइंट है कि रोल बैक कौन सी स्ट्रक्चर करेगी? ट्रोपो प्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन आपकी रोल बैक कर जाती है। और थर्ड पॉइंट ये है कि जब वो रोल बैक करेगी तो आपकी एक्टिन और मायोसिन के दरमियान कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगी। तो मायोसिन के जो हेड्स होते हैं, ठीक वो है, मायोसिन एक्टिन के साथ हेड्स जुड़ जाएंगे। बिकम्स अटैच्ड एक्टिन। टू द एक्टिन, ठीक है। जी। और फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन। एक और आखिरी पॉइंट मजीद ऐड कर लेते हैं, मजेदार इंटरेस्टिंग है, कि जब वो दोबारा चाबी वापस ले दी जाएगी, दोबारा चाबी जो कैल्शियम है वो सपोज ले लिया गया वापस, तो प्रोसेस जी। ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे? चाबी ले ली जाएगी, ठीक है। ये जो ट्रोपोमायोसिन था, ये जो रोल बैक हुआ था, ये दोबारा इनके दरमियान आ जाएगा, ठीक है। जी। मायोसिन के हेड्स एक्टिन से सेपरेट हो जाएंगे और रिलैक्सेशन हो जाएगी। इजी है? जी। 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 क्या मुश्किल है समझने में? आसान। आसान है, ठीक है। तो ये एक बड़ा एक नॉर्मल प्रोसेस है। आगे आगे मतलब ये जो जितना भी हमने पढ़ लिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि मतलब हमने मैकेनिज्म पढ़ना था, ठीक है। बाकी ये जो आगे मतलब ये लिखा हुआ गैप जंक्शन, इंटरकलेटेड डिस्क, माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत आसान है। ये इंशाल्लाह कल हम सिर्फ रीड करेंगे और गो थ्रू करके अगले प्रोसेस अगले सॉरी उधर चले जाएंगे, स्टेप पे चले जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं इसी टाइम पे। अगर कोई पॉइंट है तो समझ लें मुझसे, मजीद अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं आप, क्वेश्चन पूछा करें यार। कोई अजीब ही स्टूडेंट्स हैं फिलहाल जो तो क्वेश्चन कोई नहीं नहीं। पूछते, मुझे तो हैरानगी फिलहाल होती तो है। कोई
वो ये पढ़ा हुआ है पहले सारा, इसलिए हाँ हाँ। कोई क्वेश्चन नहीं बना। तो इस पे आप कोई और अपने ट्रिक्स पूछ सकते हैं कि यार अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास पेशेंट आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं उसको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देता हूँ तो उसका क्या इफेक्ट होगा, कैल्शियम मतलब कम करने वाले देता हूँ तो क्या इफेक्ट होगा। इस तरह के तो आप क्वेश्चन नहीं पढ़े हुए हैं आपने एफएससी लेवल पे। जी ये तो इस नहीं तरह के पढ़ा। आप पूछा चलो। करें, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जी ठीक। चलें किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, मेरा तो रहे फिलहाल। क्लास एंड करें फिर। जी बस सही। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।